हेलो दोस्तों, टीन एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान की सीरीज़ में हम फिजिक्स, बायो और मैथ के लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास मैम का एक भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस का लेसन प्लान है। डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और क्लास 6 to 9 जिस भी क्लास में ये टॉपिक हो आप उसके लिए इसका पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। 35 मिनट में की इसमें अवधि रहती है और जो हमारा आज का मेन प्रकरण यानी कि जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा घर्षण बल। विद्यालय का नाम आप जो भी विद्यालय आपको इंटेंसिव के दौरान अलर्ट किया गया है आप इसमें उस विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। लेसन प्लान के हमारे कुछ सामान्य उद्देश्य रहते हैं, जैसे इसमें पहला रहेगा विद्यार्थियों को विज्ञान विषय में रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों को जीवन में विज्ञान के महत्व से परिचित कराना। तीसरा, विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। चौथा, विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। और छठा, विद्यार्थियों को विज्ञान के नियमों, तथ्यों तथा सिद्धांतों से परिचित कराना। हमारे कुछ पाठ्यवस्तु विश्लेषण रहते हैं, जैसे प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने के लिए प्रकरण का जो पाठ्यवस्तु विश्लेषण है वो निम्नवत है, जिसमें हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा घर्षण बल। दूसरा रहेगा घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक और तीसरा रहेगा तरल घर्षण। और जो हमारे टॉपिक हैं, जो हमारा शिक्षण बिंदु है उसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं, जैसे पहला रहेगा छात्र घर्षण बल के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारकों को समझ सकेंगे। और तीसरा, छात्र तरल घर्षण के विषय में जान सकेंगे। हमारी कुछ सहायक सामग्री रहेगी जो विभिन्न रहेगी, जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, घर्षण बल से संबंधित चार्ट या फिर मॉडल। शिक्षण विधि प्रविधि में हम व्याख्यान, प्रश्नोत्तर प्रविधि और प्रदर्शन, स्वाध्याय विधि और मूल्यांकन विधि का उपयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान पे आप लिख सकते हैं कि जो विद्यार्थी है वो घर्षण बल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं और वे घर्षण बल के उदाहरण से भी परिचित हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला पेज है वो समाप्त होगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरे पेज की तरफ, जिसमें हमारा प्रत्यास्मरण कराते हुए जो कौशल प्रस्तावना कौशल रहेगा दूसरा पेज, जिसमें प्रस्तावना जो प्रत्यास्मरण कराते हुए विद्यार्थियों को छात्र अध्यापिका द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे इसमें पहला पूछा गया है कि छात्र हम सब स्थान से यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं। तो जो छात्र हैं वो बताएंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए बाइक, स्कूटर, रेलगाड़ी से जाते हैं। बाइक चलाते समय कोई सामने आता है तो बाइक कैसे रोकी जाती है, तो जो छात्र हैं वो बताएंगे कि ब्रेक लगाकर रोकी जाती है। ब्रेक लगाने पर गाड़ी किस कारण रुक सकती है, तो जो ब्रेक है वो अगर हम ब्रेक लगाएं तो जो गाड़ी है वो घर्षण बल के कारण रुक सकती है। उसके बाद आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न, कि घर्षण बल क्या है। तो जो छात्र हैं वो उनके लिए ये जो प्रश्न है वो समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। प्रश्न पूछने में हम प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद हमारा कुछ उद्देश्य रहते हैं। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे कि आज हम घर्षण बल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला पेज समाप्त होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने पहले शिक्षण बिंदु की तरफ। जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु रहेगा घर्षण बल की परिभाषा, जिसका जो उद्देश्य है वो रहेगा विद्यार्थियों को घर्षण बल की परिभाषा से अवगत कराना। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए छात्र अध्यापिका पहला प्रश्न पूछेगी कि हम सब किस पर चलते हैं। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि हम सब फर्श यानी कि जमीन पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, चलने में असुविधा किसके कारण होती है। तो चलने में जो असुविधा होती है वो घर्षण बल के कारण होती है। आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा, घर्षण बल क्या है। तो विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका व्याख्यान करते हुए घर्षण बल के बारे में बताएगी कि संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तुओं का विरोध करता है। यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। मेज पर रखी पुस्तक को धीरे से धकेलने पर थोड़ी दूर पर पुस्तक रुक जाती है, यह घर्षण बल के कारण होता है। और यहाँ पे सहायक सामग्री के तौर पर एक छोटा सा चित्र जो चार्ट में छोटा सा दिखाया गया है, टेबल पे बुक रखते हुए उसको धकेलते हुए तो थोड़ी दूरी पे जाके जो बुक्स है वो रुक जाती है। शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। और व्याख्यान करने में जो विद्यार्थियों की क्रिया है वो जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद श्यामपट्ट सारांश में देखिए यहाँ पे छोटा सा श्यामपट्ट लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। यह बल ही घर्षण बल कहलाता है।
व्याख्यान करने के बाद अंत में मूल्यांकन हेतु ये प्रश्न पूछा जाता है। जैसे इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया है कि घर्षण बल को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की तरफ, जो रहेगा हमारा घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक, जिसका उद्देश्य रहेगा कि जो विद्यार्थी हैं वो घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारकों से परिचित हो सकें। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए छात्र अध्यापिका पहला प्रश्न पूछेगी कि किसी वस्तु या किताब को खिसकाने के लिए हम क्या करते हैं। तो खिसकाने के लिए हम बल लगाते हैं। खिसकाने के लिए वस्तु तथा मेज के बीच कौन सा बल कार्य करता है। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में आप क्या जानते हैं। तो यह विद्यार्थियों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। और आप देख सकते हैं शिक्षण विधि प्रविधि में आप यहाँ पे प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। देखिए लिखावट में काफ़ी सारी मिस्टेक हुई है, तो आप थोड़ा सा इसमें सुधार कर लीजिएगा अपने विद्यालय के पैटर्न के अकॉर्डिंग। और उसके बाद देखिए जो छात्र अध्यापिका है, छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका घर्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में बताती है। पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है कि सतत की प्रकृति सतत की चिकनाई या खुरदुरापन पर निर्भर करता है। अगर कोई सतह चिकनी है तो घर्षण बल कम होगा और वस्तु आसानी से फिसलेगी। वहीं अगर सतह खुरदुरी है तो जो घर्षण बल है वो ज़्यादा होगा और वस्तु को प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो निर्भर करेगा वो करेगा वस्तु के आकार पर। बड़ी वस्तुओं को छोटी वस्तुओं की तुलना में ज़्यादा घर्षण का सामना करना पड़ता है। यह इसलिए क्योंकि इसका सतह क्षेत्र ज़्यादा होता है। उसके बाद तीसरा रहेगा हमारा कि तरल की प्रवृत्ति। तरल पदार्थ की श्यानता जितनी ज़्यादा होगी उससे उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध होगा। किसी तरल पदार्थ में गतिमान वस्तु की गति जितनी ज़्यादा होगी उस पर लगने वाला घर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं श्यामपट सारांश में छात्र अध्यापिका द्वारा वही चीज़ें बताई गई है। सतत की प्रविधि और वस्तु का आकार और तीसरा तरल की प्रकृति। उसके बाद व्याख्यान के बाद अंत में मूल्यांकन हेतु ये प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया है कि घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो यहाँ पे जो घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो 3 हैं। आप व्याख्यान में छात्र अध्यापिका के व्याख्यान में देख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है आखिरी शिक्षण बिंदु, जो हमारा रहेगा तरल घर्षण, जिसका उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थियों को तरल घर्षण से अवगत कराना। विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए छात्र अध्यापिका पहला प्रश्न पूछेगी, वायु हल्की होकर भी क्या करती है। तो जो वायु हल्की होकर गति करती है। वायु गति करने वाली वस्तुओं पर क्या लगाती है। तो वायु गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाती है। तरल घर्षण क्या होता है। तो यह विद्यार्थियों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे और व्याख्यान करने में व्याख्यान विधि यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सहायक सामग्री के तौर पर एक छोटा सा जो है वो नाव बनाया गया है तरल पदार्थ को, जो तरल घर्षण है उसे समझाने के लिए। छात्र अध्यापिका द्वारा तरल घर्षण क्या है बताया गया है कि जो तरल पदार्थ के अंदर गति करने वाले किसी वस्तु के सतह पर गति के विपरीत दिशा में कार्य करने वाला घर्षण बल तरल घर्षण बल कहलाता है। जैसे जब पानी में तैरते समय जो क्रिया होती है वह तरल घर्षण बल के कारण होती है, यानी कि पानी में जो क्रिया होती है वो तरल घर्षण बल के कारण होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए छोटा सा ब्लैक बोर्ड लगाया गया है, मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। श्यामपट सारांश में यहाँ पे तरल घर्षण बल के बारे में बताया गया है कि जो तरल जो घर्षण के अंदर गति होने वाली किसी वस्तु के सतह पर गति के विपरीत दिशा में कार्य करने वाली घर्षण बल को तरल घर्षण बल कहते हैं। व्याख्यान के बाद अंत में मूल्यांकन हेतु ये प्रश्न पूछा जाता है। इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया है कि तरल घर्षण बल को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आखिरी पेज की तरफ, जिसमें श्यामपट कार्य एवं निरीक्षण का आता है, जिसमें जो छात्र अध्यापिका है विद्यार्थियों को श्यामपट सारांश अपनी अपनी पुस्तिका में लिखने को कहती है और कक्षा में घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेगी और विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सहायता आवश्यकता पड़ने पर प्रदान करती है। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं वो प्रत्येक शिक्षण बिंदु से लेने चाहिए तथा ये सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। तो पहला इसमें पुनरावृत्ति प्रश्न पूछा गया है कि घर्षण बल को परिभाषित कीजिए और दूसरा पूछा गया है घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। उसके बाद स्वाध्यायी कार्य दिया जाता है बच्चों को, यानी कि घर के लिए होमवर्क दिया जाता है। इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न दिया गया है कि तरल घर्षण को परिभाषित कीजिए। दूसरा दिया गया है घर्षण बल के उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे जो है हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है।
थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।